वेलकम बैक टू डिजी तालीम। एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थॉट पर यह हमारा आखिरी लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं कि मैन इज़ अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। वो स्टेट में रहने के लिए बना है। स्टेट या रियासत ही वो मुनज़्ज़म ज़िंदगी है जिसमें इंसान एक हैप्पी और सेल्फ सफिशिएंट ज़िंदगी गुजार सकता है। रियासत में रहने वाले वहाँ के रेजिडेंट्स तो होते हैं मगर सिटीजन्स नहीं। सिटीजन वही है जो रियासत के कामों में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है। अब हम इन सब बातों को जहन में रख के अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, यानी एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक टेबल बना के सब गवर्नमेंट्स को समझेंगे, इसलिए इसे स्किप किए बगैर एंड तक देखना। पार्ट 1 में हमने समझा था कि लाइसियम में एरिस्टोटल अपना वक्त लिखने और पढ़ने में गुजारता था और उसके चेले रिसर्च में उसकी मदद किया करते थे। अगर नहीं याद तो इसका मतलब आपने वो पार्ट मिस कर दिया है। तो जनाब एरिस्टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को पढ़ना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर ग्रीस में किस किस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं। अगर इन सबको समझ लिया जाए तो हम बहुत से सवालों के जवाब दे सकते हैं। जैसे हम ये जान सकते हैं कि स्टेट कब डेमोक्रेटिक और कब एरिस्टोक्रेटिक होती है, इन पॉलिटिकल सिस्टम्स के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं, और ये भी पता लग जाए कि इनमें तब्दीली या इनकलाब क्यों आता है। यानी एरिस्टोटल का रिसर्च प्रपोजल काफ़ी शानदार था। अब उसे बहुत सारी रियासतों के कॉन्स्टिट्यूशंस चाहिए थे ताकि वो उनको समझ सके। अपने चेलों की मदद से एरिस्टोटल को 158 स्टेट्स का डाटा मिल गया। उसने इन सारे सिस्टम्स को 2 फैक्टर्स की बेसिस पर अलग कर दिया। पहला ये कि कितने लोग बैक वक्त हुकूमत कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उनकी हुकूमत का मकसद क्या है। यानी एक तरफ नंबर ऑफ रूलर्स और दूसरी तरफ पर्पस ऑफ रूल। शायद उसने सोचा हो कि उसका एनालिसिस प्लेटो की तरह एब्स्ट्रैक्ट नहीं बल्कि साइंटिफिक होना चाहिए, इसलिए उसने इन सबको क्लासिफाई करने के लिए कंपैरेटिव मेथड का सहारा लिया। अब रूलर्स के 2 ही पर्पस हो सकते हैं। एक ये कि वो सब लोगों यानी पूरी आबादी की भलाई के लिए हुकूमत करें। दूसरा ये कि वो सिर्फ ज़ाती मुफाद या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हुकूमत करते हैं। हर वो हुकूमत जो सबके फ़ायदे के लिए की जाए वो गुड या आइडियल फॉर्म ऑफ रूल है, और हर वो हुकूमत जो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए की जाए वो एक करप्ट या परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब लेफ़्ट साइड पर देखें। एरिस्टोटल ने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में या तो सिर्फ एक बंदा रूल करता है या कुछ लोग या बहुत से लोग एक साथ मिलकर हुकूमत करते हैं। यानी नंबर ऑफ रूलर्स या तो 1 या फ्यू या मैनी होंगे। इस सिंपल से टेबल को यूज़ करके एरिस्टोटल ने बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को आसानी से क्लासिफाई कर दिया। अब मोनार्की ऐसी गवर्नमेंट है इन विच 1 पर्सन रूल्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा बादशाह एक बड़ी और इज्जतदार शख्सियत होती है जिस पर लोग जान निछावर करते हैं और वो लोगों की भलाई सोचता है, इसीलिए ये एक प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर वही बादशाह कम्युनिटी के लिए नहीं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत करने लगे तो मोनार्की टिरनी में बदल जाती है। यानी हेयर 1 पर्सन रूल्स फॉर हिज ओन इंटरेस्ट्स। ऐसा बादशाह जालिम होगा जिसे लोगों की फिक्र नहीं होती और वो अकेला रियासत के स्याहो सफ़ेद का मालिक बन जाता है। लेकिन लोग कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? एक वक्त आएगा जब लोग बगावत करेंगे। वो इस जालिम बादशाह का तख्त उल्टा कर एरिस्टोक्रेट्स को हुकूमत सौंप देंगे। Aristocracy is the government by the few rich and wise people who rule for the interests of all. इन लोगों के पास मुनासिब वेल्थ भी होगी और वर्च्यू भी, और ये लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। लेकिन अगर ये एरिस्टोक्रेट्स खुद ही बिगड़ गए, करप्शन करने लगे, ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, तो फिर ये एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की बन जाएगी। Here oligarchy means rule by the corrupt wealthy people,
जैसे हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है ना, कुछ बेईमान अमीर लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए हम पर हुकूमत करते हैं। खैर, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अवाम कब तक इन करप्ट लोगों को बर्दाश्त करेंगे? इन वजूहात के बल पर कोई बगावत या बदनज़मी होगी और अब की बार वो खुद हुकूमत चलाने का फैसला करेंगे, यानी ओलिगार्की will turn into a polity. Here polity is a limited democracy in which many people govern for the interests of all. लोग अपने में से ही अपने गवर्नर्स बनाएंगे ताकि वो समाज का फ़ायदा करें, और अगर अब निज़ाम ख़राब हुआ तो ये पॉलिटी डेमोक्रेसी बन जाएगी। Here democracy is the perverted form of polity. डेमोक्रेसी में सब आम लोग अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत करते हैं, हालांकि वो इस काम के लायक नहीं होते। ना उनके पास कोई खूबी होती है ना दौलत, फिर भी सब खुद को गवर्नर समझने लगते हैं। गरीबों और अमीरों के इंटरेस्ट हमेशा अलग होते हैं, यानी यहाँ गवर्नेंस एक टसल बन जाती है। सब अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जिससे बदनज़मी पैदा हो जाती है। ये लोग एक नेशन की तरह नहीं बल्कि एक मॉब की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इसीलिए एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी भी कहा करता था। इसका मतलब मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी आइडियल फॉर्म्स, जबकि टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी करप्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। अब आप गौर करें और बताएं कि दोनों कैटेगरीज में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। ये पर्पस ऑफ रूल, यानी हम ये कह सकते हैं कि निज़ाम कोई भी हो, हुक्मरानों की नीयत उसे अच्छा या बुरा बनाती है। इस टेबल की ख़ास बात ये भी है कि ये हमें रिजीम चेंज के बारे में बताता है। आपने देखा कि कैसे सब सिस्टम्स एक दूसरे में बदलते हैं, यानी मोनार्की टिरनी में चेंज होती है, टिरनी एरिस्टोक्रेसी में, फिर एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की एंड सो ऑन, और आखिर में डेमोक्रेसी दोबारा से मोनार्की में बदल जाती है। यानी एरिस्टोटल की राय में ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए इस आइडिया को अक्सर एरिस्टोटल्स साइक्लिक मॉडल भी कहा जाता है। हर सिस्टम एक इनकलाब के बाद अगली शक्ल इख्तियार कर लेता है। एरिस्टोटल ने इस इनकलाब के मौजू पर भी लिखा और अलग से वो वजूहात समझाई जिनकी वजह से इनकलाब आता है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। तो ये थी एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थॉट की एक ओवर सिंप्लीफाइड मगर मुकम्मल समरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे हमने बड़ी आसानी से सभी को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल मगर बेहद दिलचस्प है। तो स्टे ट्यून टू डिजितालीम। ये वीडियोस लंबी रिसर्च और मेहनत से बनती हैं। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे काम को सपोर्ट कर सकता है। तो प्लीज़ अच्छा सीखने के लिए अच्छे कंटेंट को देखें और सपोर्ट करें। और हाँ, आप कमेंट्स में मुझसे सवालात भी पूछ सकते हैं। खुदा निगहबान।